रामपुर के जब एक थाने में एक महिला कांस्टेबल एसएचओ साहब के कमरे में जाती है और कमरे में पहुंचने के बाद कुछ अपने कागजात और पत्र एसएचओ साहब को देती है साइन करने के लिए, क्योंकि उसे वही कागजात और पत्र जो है सीओ साहब के ऑफिस में रिसीव कराने होते हैं। अब वो जैसे ही वो पत्र एसएचओ साहब के सामने रखती है, एसएचओ साहब कहते हैं कि देखो, अगर तुम उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ा होता और तुम आज इतनी परेशानी में नहीं गुजरती। ये सुनना ही था कि उस महिला कांस्टेबल को कुछ इस तरीके से गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा खो बैठती है और वो अपनी जेब में हाथ डालती है और उसी में से एक मिर्ची का पाउडर निकालती है और एसएचओ साहब की आंखों में झोंक देती है। अब मिर्ची का पाउडर एसएचओ की आंखों में पड़ने के बाद वो चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं और जोर जोर से जब एसएचओ साहब की आवाज़ कमरे से बाहर आने लगती है, उसी दौरान पास में ही रखे एक डंडे को ये महिला कांस्टेबल उठाती है और 3 से 4 डंडे जो है एसएचओ साहब के ऊपर रसीद कर देती है। अब इतना थाने के अंदर हो और वो भी थाना के अध्यक्ष के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि थाने का क्या माहौल हो जाएगा। तुरंत आसपास के पुलिसकर्मी दौड़ते हुए एसएचओ साहब के कमरे में पहुंचते हैं और उनकी ये हालत देखकर वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और तत्काल इस महिला कांस्टेबल को पकड़कर दूसरी तरफ भेजा जाता है और एसएचओ साहब की आंखों को बार बार पानी से धुलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, यकीन मानिए इसे सुनने के बाद आप भी खाकी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज की इस जुर्म की वर्चस्व की कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि रामपुर में एक थाना पड़ता है खजुरिया, और खजुरिया थाने में एक महिला कांस्टेबल तैनात होती है जिसका नाम होता है आरजू। अब आरजू नित्य अपने काम को करती और उसी थाने में रहती। आरजू ने अपने कमाई के दौरान ही एक स्कूटी खरीदी जो तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास की थी। अब उसी स्कूटी से आरजू जो पत्र वगैरह थे जो एक थाने से दूसरे थाने ले जाने थे या कभी इलाके में ही जाना होता था, उसी स्कूटी से आया जाया करती थी। अब वो उसकी स्कूटी कम चली हुई थी, थोड़ी देखने में नई ठीक ठाक लग रही थी। अब स्कूटी थाने में खड़ी थी कि तभी आरजू की एक और कलीग होती है जिसका नाम होता है अमृता। वो आरजू से कहती है कि मुझे कहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूटी की चाबी दे देती तो मैं झट उसी स्कूटी से चली जाती और वापस चली आती। इस पर आरजू कहती है कि देखो, बचा के जाना, स्कूटी नई है, कहीं तोड़ ताड़ मत देना। तो कहती है यार तुम इसकी टेंशन न लो, मुझे चलाना आता है। अब वो थाने से स्कूटी लेती है और अपने काम के लिए निकल जाती है और काम के लिए ही निकलते समय रास्ते में ही स्कूटी की एक वाहन से टक्कर हो जाती है और स्कूटी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब क्षतिग्रस्त होने के बाद आनन फानन में वहाँ पुलिस पहुँचती है, स्कूटी को टांग के किसी तरीके से थाने में लाया जाता है। अब ये स्कूटी की हालत जैसे ही आरजू देखती है, उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। वो कहती है कि इसीलिए मैं तुमको स्कूटी नहीं दी थी कि तुम तोड़ ताड़ डालोगी, जाओ मेरी स्कूटी बनवा के लाओ। वो कहती है ठीक है, बनवा दूंगी। अब इन्हीं दोनों कहा सुनी में मामला ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब मामला कुछ इस कदर आगे बढ़ गया कि मामला FIR तक पर आ गया। अब आरजू ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगी अगर मेरी स्कूटी नहीं बनाओगी। तो 1-2 बार तो अमृता ने स्वीकार किया, लेकिन फिर उसने कहा कि जाओ तुम कर दो, जो करना है वो करो। अब इतना होना था कि बात थाने की थी, इसलिए एसएचओ साहब को भी बताई गई। तो एसएचओ साहब भी अमृता को समझाने के बजाय आरजू को समझा रहे थे कि देखो, अमृता की तरह अगर तुम भी अच्छी होती, मेरी बात मानती, जो मैं कहता हूँ वो करती, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, आज तुम्हें स्कूटी के लिए दिन नहीं देखना पड़ता। और एसएचओ साहब मामला को हल कराने के बजाय और मामले को तूल पकड़ा देते हैं। जब बात विवाद बढ़ता है तो आरजू कुछ कहना चाहती है तो अमृता को एसएचओ साहब बाहर कर देते हैं और आरजू कहती है कि देखिए सर, अगर आप मेरी FIR नहीं लिखेंगे तो मैं ये बात
ऊपर तक लेके जाऊंगी। इतना सुनना ही था कि एसएचओ साहब को भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ठीक है जाओ तुम। और ये पूरी बात वो अपने ऊपर के सीओ साहब को बता देते हैं। जो भी मतलब उन्हें समझ में आता है वो अपने इस छोटे कर्मचारी यानी सिपाही के बारे में सीओ साहब को बता देते हैं। ये बात जैसे ही सीओ साहब भी जान जाते हैं तो अभी इस मामला 3-4 दिन हो गया होता है, दोनों के बीच वाद विवाद चलता ही रहता है कि तकरीबन 27 से 28 तारीख के बीच आरजू के पास सीओ ऑफिस से फोन आ जाता है कि आपको साहब बुला रहे हैं, कहाँ हैं आप। अब इतना सुनना ही था कि वो और गर्म हो जाती। वो सोची कि मैंने तो सीओ साहब से शिकायत भी नहीं की, फिर सीओ साहब को ये बात कैसे पता चल गई। फिर वो सोचती है कब तो मुझे सीओ साहब के यहाँ जाना ही है, ले आओ एक आखिरी बार और कोशिश कर लेती हूँ और ये पत्र एसएचओ साहब को दिखा देती हूँ। और वहीं एसएचओ साहब को जब ये दोबारा पत्र लेकर जाती है दिखाने, वहीं एसएचओ साहब वही पुरानी बात कह देते हैं कि तुम मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब उसके बाद तो फिर मानव हंगामा ही मच चुका होता है। फिर जब इसने मिर्ची की पाउडर आंखों में डाल दी, 2-3 डंडे मार दिए, तो इसे कहा तो ऐसा जाता है कि वही महिला सिपाही उसे पकड़कर एक काल कोठरी में ले जाती है और वहां बंद करके उसकी जमकर धुनाई होती है। जिसकी स्कूटी टूटी होती है उसी महिला सिपाही की उस काल कोठरी में बंद करके जमकर धुनाई होती है, क्योंकि थाना अध्यक्ष के साथ इस तरीके की घटना कर चुकी होती है। अब ये सब होने के बाद वो महिला कांस्टेबल इन 3-4 दिनों के बीच अपनी एक वीडियो बना ली होती है, जिस वीडियो में वो साफ साफ कहती हुई नजर आती है कि थाने पर अगर आप थाने वाले लोगों की बात न मानो तो वो उसके घर में असलहे फेंक कर उन्हें फंसा देते हैं। इन खाकी वर्दी में छुपे हुए भेड़ियों का कोई वसूल नहीं है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1000 रुपया अगर इन्हें ना मिले तो चैन नहीं आता है। इस तरीके की वो एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर वो वहीं के एक स्थानीय पत्रकार को दे देती है और अपनी पूरी बात बता देती है। जब इधर ये कांड हो जाता है तो सारे लोग एसएचओ साहब को बचाने में परेशान रहते हैं। उसी दरमियान उसने ये वीडियो उस पत्रकार को सेंड किया और रोकर अपनी पूरी बात कह दिया। अब पत्रकार साहब ने इस वीडियो को तुरंत ग्रुप में डालना शुरू किया। इधर सुबह से लेकर शाम तक उसकी पिटाई चल रही होती है कि तभी शाम तक ये वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि सूबे के आला अधिकारियों से लेकर उस जिले की भी एसएसपी साहब तक ये मामला पहुंचता है। तुरंत आनन फानन में महिला का खोजा जाना शुरू होता है कि आखिर वो महिला कांस्टेबल कहाँ गई। किसी तरीके से जैसे ही थाने पर ये खबर आती है, लोग ग्रुप में देखते हैं, तुरंत उसको छोड़ते हैं। किसी तरीके से उसकी जान बची। लेकिन बातचीत में वो महिला ये भी बताती है कि इन लोगों का पूरा परिवार था कि इसे पकड़ के बंद करने के बाद इसके परिवार वालों को भी बुलाओ और उनको भी इसी मामले में फंसाओ। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पुलिस के साथ ये काम कर रही है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। थोड़ा सोचने वाला बात जरूर है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन ये सोचने वाला विषय जरूर है। एक खाकी वर्दी ही खाकी वर्दी पर इस तरीके का इल्जाम लगाएगी तो आम लोगों का इस खाकी वर्दी के ऊपर से कैसे विश्वास जमेगा। आप खुद इस बात को तय करें। जब इस मामले के बारे में आला अधिकारियों को पता चलती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पता चलती है, मामले की आनन फानन में जांच कराई जाती है। तुरंत वो जो महिला एफआईआर कराना चाहती है, मामूली धाराओं में उसका एफआईआर भी दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन उस महिला कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और इस मामले की जांच सीओ साहब ही कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो फिर हम आपको अगर इसका नया अपडेट कुछ मिलेगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हम लोग जिस खाकी वर्दी पर इतना यकीन करते हैं तो उसी खाकी वर्दी के लोग इस तरीके की बात खाकी वर्दी के बारे में बताने लगेंगे तो जाहिर सी बात है देश और प्रदेश का विश्वास तो खाकी वर्दी पर से उठ ही जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ लोग जो हमें नाम लेने की गुजारिश किए थे उनके नाम लेना शुरू करते हैं। जसवंत जो पिपराइच के रहने वाले हैं, अभिषेक मिश्रा बांसगांव के रहने वाले हैं, और मध्य प्रदेश से राम जतन जी, राजस्थान से शिव कुमार जी, अंकित जी हरियाणा से, सुनेश्वर चंद जी महाराष्ट्र से, राहुल कुमार जी बिहार से, इन सभी लोगों ने नाम लेने की गुजारिश की थी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।